चैप्टर 39 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मानव के अंदर जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं ना। प्रतिरक्षा जो होती है मानवों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने प्रकार देखे थे कि जो मानव के अंदर जो प्रतिरक्षा होती है उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो जन्मजात होती है ना, और दूसरी होती है जन्म के पश्चात होती है, जो कि उपार्जित होती है। तो यहाँ पर जो हमारी जन्मजात यानी जन्म के साथ हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की या रोगों से बचाव की जो क्षमता पाई जाती है वो होती है सहज प्रतिरक्षा, या हम बोलते हैं कि हमारी प्राकृतिक प्रतिरक्षा इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है वो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि इसके जो घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वह प्रतिरक्षा जो व्यक्ति में जन्म के साथ उसे मिलती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जो जन्म के साथ मिलती है वो होती है प्राकृतिक या सहज प्रतिरक्षा। अब सहज प्रतिरक्षा को अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सहज को अविशिष्ट प्रतिरक्षा के नाम से क्यों जाना जाता है, आंसर दीजिए। तो उसका रीजन ये है बेटा कि जैसे विषाणु है ना, विषाणु है, ठीक है। उसके बाद अगर धूल के कण ले लो, कई लोगों को एलर्जी होती है, अस्थमा अटैक आ जाता है धूल के कणों से, है ना। तो जो विषाणु है और जो धूल के कण है दोनों ही क्या है, अलग अलग चीज है ना। इनसे जैसे हेजे का विषाणु हेजा हो जाता है, एड्स हो जाता है, हेजा तो सॉरी जीवाणु से होता है। विषाणु से होने वाले जैसे रेबीज जो है, राइनो वायरस है ना, तो रेबीज वायरस है। तो ये जो विभिन्न जो विषाणु है जिनसे रोग होते हैं, और ये धूल का कण है जिसे अस्थमा का अटैक हो सकता है जिस व्यक्ति को एलर्जी है ना। तो ये विभिन्न क्या होते हैं, रोग जो होते हैं करने वाले रोगाणु इन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रोग का कारक होते हैं, या रोगाणु इन्हें हम कहेंगे क्योंकि इनकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। आगे बात समझ में। तो अभी जैसे विषाणु और धूल का कण है, दोनों अलग अलग चीज है। विषाणु तो क्या है, एक मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, और धूल का कण तो है निर्जीव है ना, वायु के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर विषाणु और धूल के कण दोनों ही अलग कंटेंट है, लेकिन फिर भी इन दोनों से ही जो है हमारा जो सहज प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो सेम तरीके से लड़ेगा। आगे बात समझिए, जैसे कि वायु के सांस ले रहे हैं हम, वायु के माध्यम से धूल के कण भी जा रहे हैं, विषाणु भी अंदर जा रहे हैं। तो जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, या जो श्लेष्मा हमारे नाक के अंदर जो चिपचिपा तरल होता है वो इसको रोकेगा। कैसे रोकेगा, इसको श्लेष्मा के अंदर ये क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो धूल को भी सेम धूल के कण जो है वो भी सेम तरीके से फंसेंगे, विषाणु के जो कण है वो भी सेम तरीके से क्या होंगे, फंसेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि रोगाणु ये अलग तरीके का है, ये अलग तरीका है, फिर भी इसके प्रति जो प्रतिक्रिया कर रहा है हमारा सहज प्रतिरक्षी तंत्र, यानी सेम तरीके से कर रहा है। मतलब वो इनको पहचान नहीं पा रहा है कि ये विषाणु है या ये धूल का कण है। बस उस सहज प्रतिरक्षा तंत्र को ये पता है कि भाई बाहर से आया है, हमको किसी तरीके से हमारी बॉडी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ना। यानी अलग अलग तरीके के रोगाणुओं को या रोग कारकों को पहचान कर ये अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, ये सेम तरीके से प्रतिक्रिया दिखाता है। आगे बात समझ में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अविशिष्ट प्रतिरक्षी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है कि सहज प्रतिरक्षा के जो घटक होते हैं या प्राकृतिक प्रतिरक्षी तंत्र के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब किन किन चीजों से हमारी जो रक्षा है वो करता है ये तंत्र। तो सबसे पहला आता है शारीरिक अवरोध, है ना। शारीरिक अवरोध के अंदर अपन त्वचा पढ़ेंगे, श्लेष्मी कला पढ़ेंगे, और शारीरिक स्राव जो होते हैं वो पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आता है पूरक प्रोटीन तंत्र, और तीसरा है भक्षाणविक अवरोध। इन तीन जो घटक है उनसे मिलकर क्या होता है, हमारा जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र या प्राकृतिक प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शारीरिक अवरोध की। यह हमारे शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। मतलब जैसे ही कोई रोग कारक या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उसको सबसे पहले कौन रोकेगा, शारीरिक अवरोध रोकेगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ये हमारी प्रथम सुरक्षा पंक्ति कहलाएगी।
आ गई बात समझ में? क्योंकि सबसे पहले किसी भी रोगाणु को जो फेस करना पड़ेगा वो किसको फेस करना पड़ेगा? शारीरिक अवरोध को। अब सबसे पहले आती है इसके अंदर 3 चीजें हमको पढ़नी है। पहले आएगी त्वचा, फिर उसके बाद हम श्लेष्मी कला के बारे में पढ़ेंगे और फिर शारीरिक स्त्राव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम त्वचा की। शारीरिक अवरोध में किसकी? त्वचा की। त्वचा में 2 परतें होती है बेटा। सबसे बाहर परत जो होती है वो मृत होती है, ठीक है, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है, और ये बनी होती है केराटिन प्रोटीन की। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पतली परत होती है, इसके बाद थोड़ा मोटा स्तर आता है जिसको कहा जाता है डर्मिस। ये किसकी काट है? त्वचा की काट है। ऊपर ही ऊपर लेयर जो है हमारी स्किन की वो मृत है, केराटिन प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर केराटिन प्रोटीन का जो आवरण है इसको कोई भी रोगाणु, जैसे ये जीवाणु है, इसको भेद कर अंदर नहीं जा पाता। आगे बात समझ में? तो हमारी जो है रोग से क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली रक्षा हो जाती है। तो ये तो काम हो गया किसका? एपिडर्मिस का, जो पतली परत है बाहर। फिर उसके बाद आती है डर्मिस। डर्मिस जो होती है संयोजी ऊतक की बनी हुई है। अब यहाँ पर बहुत सारी क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है ना, ग्रंथियां पाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारे जो हेयर्स होते हैं, इस तरीके से जो त्वचा के रोम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो इस तरह से लगी हुई रहती हैं, और इनके पास वसा युक्त जो ग्रंथियां होती है वो इस यहाँ पर इनसे क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। क्या होती है? वसा युक्त जो ग्रंथियां होती है ना, वो किसके साथ है? ये त्वचीय रोम हो गया, बाल होते हैं हमारे स्किन से जुड़े हुए, तो त्वचीय रोम है, और इनके साथ जो है वसा युक्त क्या है? ग्रंथि जुड़ी हुई। ग्रंथि कुछ न कुछ पदार्थ का क्या करेगी? स्त्राव करेगी ग्रंथि है तो ये ग्रंथियां एक तेलीय स्त्राव निकालती है, एक पदार्थ बनाती है जिसके अंदर तेल पाया जाता है, और इसे कहा जाता है सीबम। क्या कहा जाता है? सीबम, ठीक है। जो तेली ग्रंथियां है, वसा युक्त जो ग्रंथियां है, वो तेली पदार्थ जो है या वसा युक्त जो तेली युक्त पदार्थ है, सीबम का क्या करती है? निर्माण करती है। और इस सीबम में क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। कौन से अम्ल? लैक्टिक अम्ल। पहला तो कौन सा है? लैक्टिक अम्ल, और दूसरा है वसीय अम्ल। दूसरा क्या पाया जाता है? वसीय अम्ल। दोनों ही एसिडिक है। कैसे हैं? एसिडिक है। तो ऑब्वियस सी बात है, त्वचा का पीएच को ये क्या कर देंगे? पीएच को कम कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे? अम्लीय बना देंगे, ठीक है। त्वचा के पीएच को अम्लीय बना देते हैं। कितना कर देते हैं? लगभग 3 से लगाकर 5 पीएच तक कर देते हैं। तो इतना अब जब ये तेल, ये जो इसका जो सीबम है वो स्रावित होता रहता है, और यहाँ स्किन के ऊपर क्या कर लेता है? परत बना लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? अब क्योंकि यहाँ पर पीएच जो है वो कैसा हो गया? अम्लीय हो गया त्वचा का, है ना। तो यहाँ कोई भी जीवाणु आएगा तो क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो उसमें कुछ जीवाणु जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इससे क्या होता है? जो है सूक्ष्म जीव जो है अम्लीय पीएच में विकास नहीं कर पाते, और हम क्या रहते हैं? रोग मुक्त रहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये इस तरीके से त्वचा हमें क्या करती है? रोगों से बचाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? अवरोध के अंदर नेक्स्ट अवरोध हमारा आता है श्लेष्मीय कला, ठीक है। श्लेष्मीय कला क्या होती है बेटा? जैसे हमारी आहार नाल है या मूत्र जनन मार्ग है, जितने भी ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर है जो अंदर वाली परत है उपकला उत्तक। ये उपकला परत जो है उसकी उपकला पे है, यहाँ पर एक आवरण पाया जाता है, जैसे कि ये हमारी आहार नाल है जहां यहाँ से भोजन आता है, ठीक है। अब ये उपकला है, उपकला के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कहेंगे श्लेष्मीय आवरण, श्लेष्मीय उपकला आवरण, ठीक है। अब इसकी कोशिकाएं क्या करती है? चिकना चिकना तरल स्रावित करती है, जैसा हमारे नाक में होता है वैसा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? श्लेष्मा कहा जाता है ना। तो ये श्लेष्मा का क्या करती है? श्लेष्मीय उपकला किसका स्त्रावण करती है? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। आगे बात समझ में। प्लस कुछ कुछ जो हमारी जिस श्लेष्मा झिल्ली जो होती है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है? जैसे कि हमारी श्वास नली होती है ना, ये तो आहार नाल बने, श्वास नली जो होती है, श्वास नली की जो श्लेष्मा कला होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है?
हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर भी होती है ऐसे। इनकी कोशिकाओं में क्या जुड़े होते हैं, पक्षमाप। पक्षमाप पता है ना, छोटे छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर, तो वो भी इस तरीके से क्या होती है, पाई जाती है, इनकी कोशिकाओं से निकली हुई रहती है, जो कि कैसे गति करते हैं, ऐसे ऊपर की ओर गति करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो, यहाँ पर जैसे ही मैंने मेरी नासा ग्रसनी से यानी यहाँ पर मैंने जो नासा छिद्र है उनसे वायु ली, ठीक है, नासा गुहा में गई, फिर ग्रसनी में गई, और फिर नीचे जो हमारा विंड पाइप है ना, जो ट्रैकिया है, उसके अंदर क्या आती है, जो श्वास नली है उसमें क्या आ गई, वायु आ गई। ठीक है, तो वायु जो हमने ली, सपोज करो उसके अंदर क्या है, धूल के कण है, तो सबसे पहले तो कौन रोकेगा उसको, नाक में स्थित जो बाल है वो रोकेंगे, है ना, नाक में स्थित जो श्लेष्मा है वो उसको रोकेगी। लेकिन फिर भी कण क्या हो जाते हैं, अगर किसी कारणवश अंदर पहुंच गए, तो ये जो हमारी जो श्वास नली है उसके अंदर ये जो श्लेष्मा स्रावित की जा रही है श्लेष्मा झिल्ली द्वारा, उस क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ है, तो उसके अंदर ये जो धूल के कण है वो क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। आगे बात समझ में, अब धूल के कण फंस गए श्लेष्मा के अंदर, ठीक है, फिर क्या होता है, ये श्लेष्मा जो झिल्ली होती है ये निरंतर क्या होती रहती है, मतलब जैसे सांप अपनी केंचुली बदलता है कि नहीं बदलता, वैसे ही ये पुनर्निर्मित होती रहती है। तो ये श्लेष्मा झिल्ली जो है वो झड़ जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी बन जाएगी, तो जब ये वाली झड़ेगी तो उसके साथ कौन झड़ जाएगा, ये जो धूल के कण फंसे हैं वो भी उसके साथ क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। और इसके अलावा ये जो हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, नासा ग्रसनी, मतलब यहाँ पर ये हमारी क्या है, श्वास नली है, तो नासा ग्रसनी ऊपर ही होती है, ग्रसनी ऊपर होती है, फिर श्वास नली आती है ना, तो ये किसकी ओर गति करते हैं, नासा ग्रसनी की ओर गति करते हैं। तो इस जब ये गति करते हैं तो ये जो श्लेष्मा और ये जो धूल के कण है ये क्या होते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो श्लेष्मा जो झिल्ली है वो हमें क्या करती है, बचाती है रोगाणु से। इसके अलावा श्लेष्मा जो होती है उसके अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये भी क्या कर देता है, ये श्लेष्मा में पाया जाता है और ये क्या कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से श्लेष्मी झिल्ली जो है वो हमारे शरीर का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। फिर आता है नेक्स्ट, शारीरिक स्त्राव। शरीर में कुछ संरचनाएं होती हैं जो कि अलग अलग पदार्थों का क्या करती है, स्त्रावण करती है, और वो जो स्त्राव होते हैं, जो भी शरीर के अंग जो स्त्राव बनाते हैं, वो जो स्त्राव है वो क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। जिसकी सबसे पहले मैं लिखती हूँ, इसके अंदर पहला जो आएगा वो आएगा क्या चीज, लार। लार के अंदर ल से लार, ल से लाइसोजाइम एंजाइम, है ना, ये क्या करेगा, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, लार हो गया। फिर उसके बाद हमारे आती है अमाशय के अंदर जो जठर रस बनता है, उसमें क्या पाया जाता है बेटा, जठर रस में अम्ल पाया जाता है, दैट इज HCl। HCl क्या करेगा, भोजन के साथ जो भी जीवाणु आते हैं उनको मारने का काम करता है। तो HCl और प्रोटीन पाचक जो एंजाइम होते हैं वो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये काम हो गया। फिर उसके बाद आता है पित्तरस, जो कि किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, पित्तरस का निर्माण करता है कौन, यकृत, है ना। तो इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, लगभग 8 के लगभग होता है इसका पीएच, है ना। तो क्षारीय पीएच जो होता है इसके अंदर जो अधपका भोजन होता है उसके अंदर, अगर सपोज करो भोजन पूरा नहीं पका है तो अधपके भोजन के साथ जो जीवाणु प्रवेश करते हैं ना शरीर में, उसको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर कान में उपस्थित हमारी सेरुमेन ग्रंथियां होती है। कान में कौन सी ग्रंथियां होती है, सेरुमेन ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो ये ग्रंथियां जो होती है वो क्या करती है, लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावण करती है, जिससे कान के माध्यम से अगर वायु जो प्रवेश कर रही है उससे अगर कोई जीवाणु आता है तो उसको क्या हो जाता है, नष्ट आ जाता है। इसके अलावा जो ईयर वैक्स जो होता है वो निर्मित होता है, तो वो भी क्या करता है, रोकता है जो जीवाणु हो गए उनको अंदर प्रवेश करने से।
फिर नेत्र में आंसू जो है वो कौन सी ग्रंथियां बनाती है, उनका नाम होता है लेक्राइमल ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां होती है, लेक्राइमल ग्रंथियां, जो कि किसका निर्माण करती है, अश्रु का यानी आंसू का। तो आंसू के अंदर जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है, वही लाइसोजाइम एंजाइम है। तो ये भी क्या करता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे आंखों के अंदर कोई भी जीव चला जाता है ना, तो क्या होता है, फटाक से हमें क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो वो जो आंसू होते हैं उनके अंदर एंजाइम पाया जाता है, दैट इज लाइसोजाइम एंजाइम। उसकी वजह से वो जो जीवाणु है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और हमारी आंख को इन्फेक्टेड नहीं कर पाता। आगे बात समझ में। तो ये सारी चीजें आती है किसके अंदर, शारीरिक अवरोध में, जो कि पहला घटक है किसका, प्राकृतिक या सहज प्रतिरक्षा का। समझ आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है पूरक प्रोटीन तंत्र और भक्षाणविक अवरोध। तो इनके मैं डायग्राम आपके बना देती हूँ और समझा देती हूँ आपको। देखो बेटा, नेक्स्ट जो आता है हमारा प्राकृतिक या सहज प्रतिरक्षा के अंदर, तो पूरक प्रोटीन तंत्र क्या होता है बेटा, जैसे हम लोगों का सबसे जो पहला शारीरिक अवरोध था वो काम करता है, मतलब जो जीवाणु होते हैं या जो भी रोग कारक होते हैं, जिनको हम प्रतिजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रतिजन। ठीक है, तो उनको रोकने का प्रयास करता है। अगर किसी कारणवश शारीरिक अवरोध, जो प्रथम सुरक्षा पंक्ति थी, वो रोगों को नहीं रोक पाती, तो हमारे दो तंत्र एक्टिव होते हैं। पहला है पूरक प्रोटीन तंत्र और दूसरा है भक्षाणविक अवरोध। ठीक है, ये एक्टिव होते हैं और ये उन जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरक प्रोटीन तंत्र क्या होते हैं। ये जो एक तंत्र है, तंत्र मतलब किसी न किसी का समूह होगा। समूह किसका है, प्रोटीन्स का समूह है। लगभग 30 जो प्रोटीन होते हैं वो मिलकर इसका क्या करते हैं, इस तंत्र का निर्माण करते हैं। और इन प्रोटीन्स को सी जो है उससे डिनोट किया जाता है। और क्योंकि 30 है तो इनके आगे संख्या लगा दी जाती है, 1 2 3, ये आप देख रहे हो, C4B C2A, ऐसे क्या कर दिया जाता है, इनको जो है मतलब नामकरण कर दिया जाता है। अब होता क्या है इसके अंदर, जैसे जब भी प्रतिजन कोई भी यानी रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसके खिलाफ हमारा शरीर क्या बनाना शुरू करता है, प्रतिरक्षी अणु, मतलब प्रतिजन को मारने के लिए क्या बनती है, जो प्रोटीन युक्त संरचना बनती है, उसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षी अणु या एंटीबॉडी कहते हैं। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया हो जाती है, मतलब प्रतिजन से क्या हो जाता है, प्रतिरक्षी अणु जुड़ जाता है, प्रतिजन प्रतिरक्षी जो अनुक्रिया हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बना, यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी इसके साथ जुड़ा, तो उससे रक्त प्लाज्मा में ये सारे प्रोटीन उपस्थित कहाँ होते हैं, या तो कोशिकाओं की सतह पर या फिर रक्त प्लाज्मा में। आपको पता है रक्त के कौन कौन से घटक है, एक तो कोशिकाएं हैं, दूसरा प्लाज्मा है ना, जो लिक्विड पार्ट है हमारे रक्त का। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, ये प्रोटीन्स उपस्थित होती है। तो रक्त जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर उपस्थित C1 प्रोटीन इस प्रतिजन प्रतिरक्षी अणु के साथ जाकर क्या करती है, जुड़ जाती है, और C1 प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बन जाता है। ठीक है, अब इसके बनने से यानी ये C1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, टूटेगा, किसमें, C2A और C4B के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों टूटेंगे, टूटने के बाद ये जो है वो क्या करेंगे, नया प्रोटीन जो है वो उसको सक्रिय करेंगे, और वो सक्रिय जो है कौन सा, यानी C2A और C4B के बनने से C3 जो है वो एक्टिव होगा और ये काम करेगा C3 कन्वर्टेज एंजाइम की तरह। मतलब एक प्रोटीन जो है वो दूसरे प्रोटीन्स के अंदर विघटित हुआ, विघटित होने के बाद इसने सक्रिय किया, मतलब एक जो है प्रोटीन क्या होता है, विघटित होता है, विघटित होकर दूसरे को क्या करता है, सक्रिय बनाता है, मतलब रिएक्टिव बनाता है। तो यहाँ पर ये टूटा C2A C4B में, और फिर इनके बनते ही जो है C3 एक्टिव हो गया और ये काम करना शुरू करता है C3 कन्वर्टेज की तरह। हालांकि ये नहीं है पर आपको समझ में आए इसके लिए क्यों, क्योंकि जो आपको बुक के अंदर लैंग्वेज दी हुई वो समझ में नहीं आएगी। हाँ, एग्जाम में आता है, ये बनाते हो आप तो आपके लिए बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये C3 कन्वर्टेज की तरह काम करेगा। ये एंजाइम जो है वो C3 जो प्रोटीन है उसका क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, मतलब उसको तोड़ेगा, और किसके अंदर तोड़ देगा, C3B में, और C3A फ्रेगमेंट में बदल देगा। अब ये C3B जो है वो जाकर ऐड होगा कौन सी प्रोटीन से,
C5 जो प्रोटीन होगी उससे। तो C5 से जुड़ने के बाद ये C5 जो है 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, जो है C5A और C5B, ठीक है। अब ये C5B के साथ जो प्रोटीन है C6, C7, C8 और C9 क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जुड़ने से एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। ये कॉम्प्लेक्स जाके किससे टच होगा, जो भी जीवाणु है उसकी भित्ति से जाके लगेगा, और उसकी जो कोशिका झिल्ली होगी वो टूट जाएगी, और सारा उत्तकीय द्रव्य इसके अंदर भर जाएगा। अगर मान लो गुब्बारे के अंदर आप पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो क्या होगा, वो फट जाएगा। तो इस तरीके से ये झिल्ली जो होती है वो उसके अंदर छिद्र होने की वजह से इसमें उत्तकीय द्रव्य प्रवेश करता है, और ज्यादा उत्तकीय द्रव्य भरने से जीवाणु क्या हो जाता है, फट जाता है, मर जाता है। तो ये तरीका होता है पूरक प्रोटीन तंत्र के काम करने का। समझ आ गया। उसके बाद है भक्षाणविक अवरोध। कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, भक्षण करने का मतलब होता है खाना, तो कुछ कोशिकाएं पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर जो कि क्या करती है, जीवाणुओं को खा जाती है, जैसे अमीबा खाता है वैसे, है ना। तो कौन कौन सी कोशिकाएं होती है बेटा, न्यूट्रोफिल, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ध्यान रखना, है ना। ये न्यूट्रोफिल हो गई, फिर आती है मोनोसाइट, सबकी सब WBC है ये मोनोसाइट, और मोनोसाइट अपनी साइज बढ़ा लेती है तो इसे मैक्रोफेज कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है वृद्ध कोशिकाएं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज के अंदर ये जो कोशिकाएं होती है ये किसी भी जीवाणु को क्या करती है, खा जाती है। जैसे कि आप इन तीनों में से ये किसी कोशिका को, मान लो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये किसका है, मान लो न्यूट्रोफिल का है ना। तो न्यूट्रोफिल क्या करेगी, सबसे पहले इसके ऊपर, जैसे इनके क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं, यानी WBC जो है वो अमीबीय गति करती है। मतलब अमीबा किससे मदद से गति करता है बेटा, ऐसी संरचना बनी हुई रहती है जिसे कूटपाद कहते हैं। तो कूटपाद जो है उनकी सहायता से अमीबा जैसे गति करता है, वैसे ही हमारे शरीर की जो रक्त की WBC होती वो भी क्या करती है, गति करती है, अमीबीय गति करती है। तो इनमें भी ऑब्वियस सी बात है कि इनका निर्माण होता है, कूटपाद का निर्माण होता है। अब यहाँ पे है ग्राही, इन ग्राही की सहायता से सपोज ये जीवाणु इसके संपर्क में आया, तो ये जीवाणुओं को इन ग्राहियों की मदद से क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ये किसका डायग्राम है, ये न्यूट्रोफिल का है, और ये जीवाणु आया है और ये इसके क्या है, कूटपाद है, ठीक है। अब ये ग्राही है, इसको पकड़ लेगा, ठीक है, अटैच हुआ, फिर ये क्या करेगा, यहां से देखो जैसे ही ये जीवाणु अंदर आ गया तो ये धीरे धीरे इसको क्या करेगा, बंद कर देगा। बंद करेगा तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ये बन गई। इसे बोलेंगे भक्षाणु रिक्तिका, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जीवाणु उपस्थित होता है। और ये रिक्तिका किस में मूव करती रहती है, इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में मूव करती रहती है, ठीक है। अब ये बन गई भक्षाणु रिक्तिका जिसमें ये जीवाणु उपस्थित है, समझ आया। फिर उसके बाद क्योंकि अमीबा के अंदर अगर आप देखते हो तो क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो सेम इनमें भी क्या पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, जिसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि अपघटन का काम करता है। जो भी बड़े पदार्थ होते हैं उनको छोटों में तोड़ने में मदद करता है, तो ये लाइसोजाइम इसमें पाया जाता है। अब ये धीरे धीरे जैसे ही ये भक्षाणु रिक्तिका बनी तो ये लाइसोसोम जो है वो ट्रांसफर होगा किसकी तरफ, इस भक्षाणु रिक्तिका के पास आएगा, और आने के बाद इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये लाइसोसोम जैसे ही जुड़ा तो इसका सारा जितना भी लाइसोजाइम एंजाइम था ये किसमें आ गया, इस भक्षाणु रिक्तिका में, और इसके अंदर क्या उपस्थित था, जीवाणु। तो धीरे धीरे क्योंकि ये अपघटन करने वाला एंजाइम है तो धीरे धीरे क्या करेगा, इस जीवाणु का अपघटन करना शुरू कर देगा ये एंजाइम, ठीक है। उसके बाद ये जो एंजाइम और ये जीवाणु युक्त जो रिक्तिका बनी ना, अब इसमें लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित है, ठीक है, लाइसोसोम इसके साथ जुड़ गया, तो ये जो रिक्तिका बनी इसे हम क्या कहेंगे, भक्षाणु काय। ये थी भक्षाणु रिक्तिका, और लाइसोजाइम एंजाइम प्लस ये जीवाणु क्या कहलाएगा, भक्षाणु काय कहलाएंगे। अब ये रिक्तिका को भक्षाणु काय कहेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये लाइसोजाइम एंजाइम इस जीवाणु का अपघटन करेगा, मतलब इसको पचाएगा, तो यहाँ पर अवशेष बचेंगे इस जीवाणु के, और उपयोगी जितना भी पदार्थ है वो सब कहाँ आ जाएगा, कोशिका द्रव्य में आ जाएगा, कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाएगा। तो अब जो अवशिष्ट पदार्थ बचा इसे कहेंगे अवशेषी काय। धीरे धीरे ये अवशेषी काय इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी तरफ मूव करती है, और यहाँ आके फट कर ये जितना भी अवशिष्ट है उसको बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, भक्षाणविक जो कोशिकाएं होती है वो किसका पाचन कर लेती है, वो पाचन करती है किसी भी जीवाणु का या बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों का। समझ में आ गया।
फिर उसके बाद आता है बेटा प्रदाह या अवरोध, है ना। प्रदाह जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि कभी हमें चोट लग जाती है तो वहां पर जो लालिमा होती है, उस अंग पर लालिमा हो जाती है, सूजन आ जाती है। उसके बाद कभी कभी हमें क्या आता है, बुखार आ जाता है चोट लगने के साथ साथ, है ना। तो उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रदाह कहते हैं। तो जो बुखार आता है हमें चोट लगने पर, क्या होता है, जैसे मेरे को यहाँ चोट लगी तो ये स्थान खुला हो गया, तो जल्दी से इस एरिया में क्या होगी, जीवाणु आएंगे और शरीर के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। जैसे क्यों, क्योंकि ये उत्तक अगर मान लो कटा है तो यहाँ पे धमनी और शिराएं तो है, तो इनके माध्यम से यहाँ पर जैसे भी चोट लगी तो यहाँ जीवाणु फटाफट अटैक करेंगे और बॉडी के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे, होगा। ठीक है, तो इसी को, ये जो जीवाणु है वो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे हम लोग दूध, गर्मियों में दूध गर्म करती है मम्मी बार बार, क्यों, क्योंकि गर्म करने से जो अधिक टेम्परेचर होता है उस पर वो जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो सेम वही सिचुएशन होती है कि चोट लगी, स्थान खुला हो गया, जीवाणु हमारी बॉडी में उस चोट लगे स्थान से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, राइट। तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बुखार के अंदर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो जीवाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए हमें क्या होता है, बुखार आती है। ठीक है, अब कैसे होती है ये क्रिया, ये हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखो प्रदाह में क्या होता है, सबसे पहले क्षतिग्रस्त उत्तक, मतलब जहां पर चोट लगी। अब इस उत्तक में यहाँ पर जहां चोट लगी है वहां पर क्या क्या चीजें उपस्थित होती है, देखो चोट लगे हुए उत्तक में 3 चीजें उपस्थित है। मास्ट कोशिका, ठीक है, कोशिकाओं का एक प्रकार है। फिर बिंबाणु और बेसोफिल्स, ठीक है, ये बेसोफिल क्या होती है, कणिकामय WBC है। बिंबाणु प्लेटलेट्स कहते हैं, आरबीसी नहीं है, आरबीसी की जगह मास्ट कोशिका याद रखो, ठीक है। अब मास्ट कोशिका के जैसे ही इंजरी हुई, वायु के संपर्क में आई, तो ये मास्ट कोशिका है, कौन सा पदार्थ स्त्रावित करती है, हिस्टामिन। बिंबाणु किसको रिलीज करेगी, काइनिन्स को, और बेसोफिल किसको करेगी, ल्यूकोट्राइन्स नामक पदार्थ को। ये 3 पदार्थ जो है वो स्त्रावित किए जाते हैं, किसके द्वारा, इन अलग अलग कोशिकाओं पे, कहां पर, जहां चोट लगी है वहां पर। आगे बात समझ। अब ये हिस्टामिन रक्त में जाएगा, ये काइनिन्स भी रक्त में जाएगा, और ये ल्यूकोट्राइन्स भी कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा। तो रक्त में जाने की वजह से ये जो हमारी रक्त केशिका है या धमनियां जो है उनकी पारगम्यता बढ़ जाती है। अब देखो धमनी में या केशिका में क्या है, रक्त है, ठीक है। रक्त है तो रक्त का निर्माण किससे होता है, WBC भी है। रक्त का निर्माण प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है WBC भी है। अब WBC के 3 प्रकार है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज। ये तीनों क्या होते हैं, ये जो है क्योंकि इनकी जो हमारी रक्त वाहिनियां है उनकी पारगम्यता बढ़ जाती है, तो इनकी जो ये कोशिका है उनमें से ये निकल कर क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। और बाहर क्या उपस्थित है, उत्तक उपस्थित है। जैसे मान लो यहाँ धमनी है, ठीक है, अब इसमें से कोशिका निकलकर बाहर आ गई तो ये उत्तक के पास आ गई, यहाँ पर उत्तकीय द्रव्य भरा, और ये जो जीवाणु है वो भी यहाँ उपस्थित है ना। तो इन जो रक्त वाहिनियां हैं उनकी क्या हो जाएगी, पारगम्यता बढ़ जाएगी। तो ये कोशिकाएं निकलकर कहाँ आ जाएगी, ये धमनी और शिरा के बाहर क्या उपस्थित है, उत्तकीय द्रव्य उपस्थित है। तो ये कोशिकाएं किसमें आ जाएगी, उत्तकीय द्रव्य में, ठीक है। और ये जो जीवाणु उपस्थित है वो भी कहाँ उपस्थित है, इस उत्तकीय द्रव्य में। तो जैसे ही मोनोसाइट आएगी वो क्या करेगी, इस जीवाणु का भक्षण करेगी, ऐसे ही भक्षण करेगी, अभी प्रोसेस बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मोनोसाइट अगर अपनी साइज को बढ़ा लेती है तो उसे मैक्रोफेज या वृहद कोशिका कहा जाता है, तो ये उसमें चेंज हो जाती है। इसके अलावा दूसरी जो है आपकी कौन सी है, भक्षक कोशिका, न्यूट्रोफिल है। तो न्यूट्रोफिल भी जो है रक्त जो केशिका होती है उसकी जो उपत्वचा होती है उन कोशिकाओं के बीच से बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, क्योंकि अमीबीय गति करती है, गति करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। रक्त यूं बह रहा है तो ये यूं जाने की कैपेबिलिटी भी रखती है, WBC है ना। तो न्यूट्रोफिल उत्तकीय द्रव्य में बाहर आ गया जहां पर जीवाणु उपस्थित है और इसका क्या करेगी, भक्षण करेगी, ठीक है। तो ये जो हिस्टामिन हो गया, काइनिन्स और ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, इनकी मात्रा जब रक्त में बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें क्या आना शुरू हो जाता है, फीवर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए चोट लगने के समय में क्या आती है, हमें बुखार आती है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं, रेड हो जाना, ठीक है, उसके बाद फीवर आना, ये सब क्या कहलाता है, प्रदाह या अवरोध कहलाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो सहज प्रतिरक्षी तंत्र है वो वर्क करता है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र।